सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, नवाज शरीफ को गिरफ्तारी देना होगी। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। शरीफ क़यादत की नून लीग पर कमजोर होती गिरफ्त। बल्दियाती निजाम के खिलाफ इत्तेहादी बोल पड़े। योम सहाफत पर बेसहारा सहाफी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब बाबूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आज जुमे का रोज़ था और आज जुमे का रोज़ बड़े मियाँ साहब के लिए काफ़ी भारी रहा है। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और रिमार्क्स जो जस्टिस साहब के सामने आए उनकी जानिब से कहा गया कि इलाज के लिए ये ज़मानत दी गई थी, इलाज करवाया नहीं गया, वक्त ज़ाया किया गया, सिर्फ टेस्ट करवाए गए और उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि मरीम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई है। यानी कि अब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो आज अदालती फैसले से उम्मीदें नून लीग ने लगाई थी वो तो उनकी ख़त्म हो गई हैं। दूसरा, बड़े पैमाने पर हम ये देख रहे हैं कि क़यादत में रद्दोबदल किया जा रहा है, नए ओहदे सौंपे जा रहे हैं, कुछ लीगी क़यादत की गिरफ्त कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है ओवरऑल सिनेरियो पर। और दूसरा, जो शरीफ फैमिली है वो कुछ पीछे हट रही है, जो दूसरी सीनियर क़यादत है उसको आगे किया जा रहा है, होने किया जा रहा है। और ये जो हिकमत अमली अपनाई गई है इसका मकसद क्या है, किस वजह से अपनाई जा रही है और क्या ये कामयाब होगी नहीं होगी, सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले असद खरल साहब आज के फ़ैसले पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएगा कि आज का ये जो फ़ैसला था इस पर आपकी राय क्या है कि वक्त ज़ाया किया गया, इलाज करवाया नहीं गया, सिर्फ टेस्ट कराए गए, जिसके बाद ज़मानत मुस्तरद हो गई है। और दूसरा, जो नाम है वो खारिज करने की दरख्वास्त दी गई थी कैप्टन सफदर का और मरियम का, वो भी खारिज कर दी गई है दरख्वास्त, उनके नाम भी ECL से नहीं निकाले जा रहे। कितना बड़ा सेटबैक है नून लीग के लिए? बहुत बड़ा सेटबैक है सहरिश। वो तो तैयार होके बैठे थे, मरियम साहबा ने अपने पापा के साथ जाना था, कैप्टन साहब ने भी साथ जाना था। ECL में दरखास्तें जो निकलवाने के लिए उन्होंने वो भी दे रखी थी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको लंदन जाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उनके इरमानों के ऊपर जिस तरह पानी फिरा है और वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और खामोशी का रोज़ा भी इसीलिए रखा था, वो खामोश होकर बैठे थे। बहुत सारे ताने भी मिल रहे थे, बयानिया के उनको ताने मिल रहे थे कि वो किधर गया बयानिया, लेकिन वो सारी चीज़ें इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि शायद उनको रिलीफ मिल जाए। जो कि अदालत के अंदर जो कल हमने, बल्कि डोगर साहब ने ये इनिशिएटिव जो कल खबर ब्रेक की थी कि मरियम साहिबा जो है वो सामने आएंगी, एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया परवेल कर गया है। आज तो बिल्ली बिल्कुल थैले से बाहर आ गई, आपने देखा सारी क़यादत जो है तब्दील हो गई है। उस पर चूँकि आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ सारी जो अदालत के अंदर आज हुआ है। अदालत ने कहा कि 6 हफ्तों की नवाज शरीफ साहब को जो हमने बेल दी थी, तो फिर बताएं ज़रा क्या इलाज करवाया उन्होंने और क्या उसका आउटकम निकला। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि उसकी एंजियोग्राफी वगैरह को आपने दाखिल वगैरह हुए होंगे, कि उनका इलाज हुआ होगा। तो उस पर उन्होंने कहा जी इलाज तो नहीं करवाया। फिर उन्होंने कहा जी कोई एंजियोग्राफी, उन्होंने कहा जी वो भी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा फिर तबीयत वगैरह उनकी अब कैसी है? तो उन्होंने कहा जी पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी जज साहबान ने कहा कि इसका मतलब है जो बेल देना उनको जो है नुकसानदेह साबित हुई है। उनको बेल जो हमने दी है, उनकी बीमारी में अगर इजाफा हो गया है, शिद्दत इख्तियार कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत हो गया काम, जिस पे अदालत में बड़े ज़ोरदार कहके भी लगे। अब मामला ये है कि ये पूरा एक्सपोज हो गया, पूरी कौम के सामने जो एक ड्रामा था, एक जो फिल्म थी, एक जो बयानिया बनाया गया था और उस पर खामोशी इख्तियार की गई थी, उस पर जब्त किया गया था, उस पर इदारों को ये मैसेज दिए जा रहे थे कि आप हमें अगर नहीं जाने देंगे, मेरे बाबा को अगर सेफ एग्जिट नहीं दिया जाएगा, तो जिस तरह उधर से बिलावल साहब दमादम मस्त के अंदर और वो लात मार के हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं, अब मरियम साहिबा मैदान में आ जाएंगी। और साथ ही इसके एक और बड़ा ऑफ़र दे दी गई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि ये मामला जो ख़ास तौर पे जस्टिस साहब ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने,
कि हर मामले को सियासी क्यों बना दिया जाता है। अब ये देखें ना, खालिस्तान है करप्शन का, सही मनी कह रहे हैं। लॉन्ड्रिंग का, किकबैक्स का केस है, लेकिन हम उसको किस तरह ले आते हैं, हम उसके अंदर लाल लेते हैं, सियासी मामला ले आते हैं, विक्टिमाइजेशन उसको अंदर ले आते हैं। ये बात ही नहीं करता भाई आपने लूटा हुआ पैसा, आपने अरबों रुपए की चोरियां डाके मारे हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम करप्शन के हैं, आपके ऊपर कोई सियासी इल्ज़ाम नहीं है, आपके ऊपर कोई हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम या पार्टी तब्दीली का इल्ज़ाम नहीं है, आपका ये नहीं है कि इस तरह का मामला नहीं है। तो ये बात भी आ जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक पत्ता फेंका गया है कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन जाते। यानी ये देखें, यानी मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी निकलने लगे हैं किसके खिलाफ, करप्शन बचाओ मुहिम के हवाले से, पापा बचाओ मुहिम, यानी नवाज शरीफ साहब और जरदारी बचाओ मुहिम के लिए। अब ये बैंड जो कल डोगर साहब ने भांडा फोड़ा था, किसी और जगह पे कोई टॉक शोज में कोई डिस्कस नहीं हो रहा था, हमने ये कल चीज बता रही थी, डोगर साहब इस पर रोशनी डालेंगे कि ये मामला। अब ये देखे सारिश, ये सारी प्लान करके बैठे हुए थे, अचानक से शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए। अब कहते थे 12 मई को भी डेट बताएंगे उन्होंने आना है कि नहीं आना। हमजा को सिर्फ एक बैलेंसिंग फैक्टर के लिए नायब सदर तो रखा गया है, और मरियम साहब एक्चुअली लीड करने के लिए, अब जो जवाब हम कहते थे ना कि उनके पास तो कोई पार्टी का ओहदा नहीं है, जिस तरह कहते थे कोई सरकारी ओहदा नहीं था, अब पार्टी का ओहदा नायब सदर उनको बना दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब का सदर बना दिया गया है। फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी जो है उनको अहम ओहदा दे दिया गया है। एहसन इकबाल साहब को अहम ओहदा दे दिया गया है। ख्वाजा आसफ साहब राना तनवीर को पहले ओहदा दे दिया जा चुका है। फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहबा को पार्टी का जो तर्जमान और सेक्रेटरी इत्तलात बनाया गया है, और अवैस लगारी साहब को। अब ये वो लोग हैं जो पूरी तरह बयानिया नवाज शरीफ साहब का प्रवेल कर रहा है, पूरी तरह प्रवेल कर गया। अदालत की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा मैटर करती है। वो लोग जाहिर सी बात है बड़े अच्छे तरीके से सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। और दूसरा ये जो हम बार बार बात करते हैं कि सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है, चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, मामला अपने कानूनी तरीके से चलना है। आज आपने देखा है जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि पता नहीं क्यों हर चीज़ को सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है और हर बात में अदालत की तस्दीक करने की कोशिश की जाती है। वो सारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। आप कल जिस वार्निंग की बात कर रहे थे सर, वो वार्निंग चाहे जिस तरीके से भी दी जाए, मामला तो कानूनी तरीके से चलने हैं। ये तो लीगल जंग है ना, जो कि आपने कानूनी तरीके से लड़नी है, कानूनी जवाब पेश करने हैं, सबूत पेश करने हैं, तो उसमें आप कामयाब होंगे। सिर्फ बातों से या फिर डिलेइंग टैक्टिक से तो आप कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है कि आज उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। सैरिश, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में आप रिव्यू पिटीशन में जाते हैं ना, वहाँ पर बहुत ही कम चांस होता है कि आप अगेंस्ट फैसला ले लें, यानी कि पहले फैसले के अगेंस्ट फैसला ले लें। ये बहुत कम चांस होता है। बहुत ही कोई बड़ा, कोई कानूनी, कोई आईनी पॉइंट ऐसा हो, बहुत बड़ी एविडेंस हो जो पीछे इग्नोर हो गई हो, तो वही एक्सेप्ट होती है। अदरवाइज 100 में से 99.9% ये चांसेस होते हैं कि ये पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की रिव्यू पिटीशन थी, उसमें सारी कौम देख रही थी कि किस तरह से ये जेल में इनको 6 हफ्ते का टाइम दिया गया कि जनाब आप बहुत बीमार हैं, आप जाके अपना इलाज करवा लें। 6 हफ्तों में मियाँ साहब 1 घंटे के लिए भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुए, 1 घंटे के लिए भी उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई। बस वो 2, 4, 5 जो टेस्ट हुए हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई, और ये कहा गया कि जी उनकी तबीयत बहुत ही नासाज है और उनका जो इलाज है वो सिर्फ बाहर ही हो सकता है। ऑफ कोर्स कोर्ट में ये कोई एक्सेप्टेबल एविडेंस नहीं था, कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है, कौन सी ऐसी मशीनें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो पाकिस्तान में नहीं है, जो सिर्फ लंदन में ही हो सकता है, तो मियाँ साहब के जो वकला थे वो इसका जवाब देने से कासिर थे। अब जहाँ तक दूसरी बात है तो PMLN की जो काउंटर स्ट्रेटजी है, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है अभी कोर्ट में। इन्होंने एक और बेल पिटीशन भी की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो रूटीन के केस की है कि उनकी सज़ा को सस्पेंड किया जाए और उनको बेल दी जाए। तो एक चांस अभी इनके पास है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये उसके डेट लगेगी तो उसमें इनके वकला दोबारा से एक नई तैयारी के साथ वहाँ पर अपने आर्गूमेंट्स देंगे, और उसमें ऑफ कोर्स ये हेल्थ वाला फैक्टर भी उसमें रखेंगे कि जी वो बीमार भी हैं
और ये सारे फैक्टर जो हैं उनको सामने रखेंगे, तो अभी एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है। अब जहां तक आ गई बात PMLN की रीऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें आप देखें कि किस तरह से शहबाज शरीफ के रोल को माइनस किया गया है, हमजा शहबाज के रोल को माइनस किया गया है, किस तरह से सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप जो थी शरीफ ख़ानदान से बाहर बेताशा ऐसे लोग जो नवाज शरीफ के साथ लॉयल थे, उनके साथ वफादार थे, उनको अच्छे ओहदे दिए गए हैं। जैसे खालिद खान अब्बासी सीनियर नायब सदर हैं, ख्वाजा आसिफ पहले ही बता दिया वो पार्लिमानी लीडर होंगे, राना तनवीर हैं, और सबसे बढ़कर पंजाब के जो सदर हैं वो राना सनाउल्लाह बने हैं। यानी कि आप देखें कि जब से PMLN बनी है उसके बाद ये पहली मरतबा हुआ है कि पंजाब का अहम ओहदा शरीफ ख़ानदान से बाहर गया है, और राना सनाउल्लाह जो इस बात पे जाने जाते हैं, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस जो है, जो अदारों को टारगेट करने के हवाले से राना सना खासी शोहरत रखते हैं। वो हमेशा आपने देखा है कि वो अदारों को टारगेट करते हैं, जुडिशरी को टारगेट करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का बता रहे थे, उनको ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर बनाया गया। उसके बाद एहसन रशीद देख लें, उनको जो है उनको भी जी उनको भी आला ओहदा दे दिया गया। मगर वो सारे लोग जो डॉन लीग में तारिक फातमी देख लें, सैरिश जो अहम पॉइंट है वो ये है कि PMLN में वोट को इज्जत दो जो है उसका नैरेटिव जो है वो फरोग पा रहा है। मेजोरिटी ये चाहती है कि PMLN जो है बाहर निकले और पीपल पार्टी के साथ खड़ी हो। अभी असद खल साहब जो बात कर रहे थे, सबसे बड़ी जो अहम डेवलपमेंट है आज की वो ये थी कि PMLN में पीपल पार्टी को PAC का चेयरमैन बनाने पर का ओहदा देने पर गौर हो रहा है कि ये जो सीट है ये बिलावल भुट्टो को दे दी जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये उनके करीब आने के लिए ये एक बड़ी सीट उनको डॉक्टर साहब अगर इजाजत इसके साथ एक और सैरिश बात मिला लें, इवन के शहबाज शरीफ साहब का लीडर ऑफ दी से होने नहीं देगी। आपने शाह साहब का बयान नहीं सुना आज? उन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे, पहले बजिद थे कि उन्हीं को बनाया जाएगा चेयरमैन PAC, और अब जब उन्हें बना दिया गया है तो ये खुद से अब पीछे हट रहे हैं। और ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं कि अचानक से कह दिया कि भी हम उनको तब्दील कर रहे हैं? ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरा, ताउन लाजिम है उनकी जानिब से कहा गया। हुकूमत को भी जाहिर सी बात है कि उनकी एक अपनी राय है, अपोजिशन की एक अपनी राय है, मिलकर ये सारा मामला होगा ना। अगर एक फरीक राजी नहीं है तो दूसरा कैसे अपने तौर पर ये नामजदगी कर लेगा और बिलावल को एकदम तब्दील कर दिया जाएगा? अगर जॉइंट अपोजिशन अपना सारा वेट बिलावल के पीछे डाल देती है कि जनाब बिलावल ही अपोजिशन लीडर PAC के चेयरमैन होंगे, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पे प्रेशर तो आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर PMLN नाम विड्रॉ करती है और ये सीट बिलावल भुट्टो जरदारी को ऑफर करती है, तो ये अपोजिशन का कंसेंसस के साथ एक जॉइंट फैसला होगा जिसको रिजेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा PTI के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि PTI इसको स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट कर सकेगी। और फिर बिलावल भुट्टो पे कौन सा ऐसा चार्ज है डायरेक्टली जिस पे वो उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा? तो PMLN की तरफ से एक स्मार्ट मूव है असेंबली की। इससे थोड़ा सा एक आगे बढ़ के डॉक्टर साहब, इससे एक और कदम आगे बढ़ के सैरिश जो आज खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया है ना, एक और आपको मैं खबर दे रहा हूँ। मामला यह है कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से नाम आ रहा है ना, और दूसरा अपोजिशन लीडर के हवाले से खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी ऑफर की जा सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अभी जो पाकिस्तान में आना, असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर नहीं है। PTI कह रही है हुकूमत के वो लापता किधर हैं अपोजिशन लीडर। नून लीग की क़यादत ने एक नया बयानिया सामने ले आए हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब और मरियम साहबा नायब सदर हैं, परवेज रशीद साहब। ये वो सारा बयानिया, क्योंकि आपको कहा कि ये बयानिया छुपा हुआ था, रुका हुआ था, ये होल्ड पे था, ये पॉज पे था। ये आपने देखा ना कि ECL में दरखास्तें जो ECL से नाम निकलवाने के हवाले से कैप्टन सफदर साहब की और मरियम साहिबा की, क्योंकि फिर पकड़ा जाएगा हमारा फिक्रा भी कल को इमरान खान की तरफ, उनके साथ दरखास्तें दायर की थी जो कि रिजेक्ट होगी, क्योंकि वो पूरा प्लान कर चुके थे। जो सफदर साहब पहले ही जा चुके थे लंदन कुछ दिन पहले यहाँ से बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बाकी ऑलमोस्ट फैमिली। हमजा साहब का जो नाम लिया गया ना, वो सिर्फ बैलेंसिंग फैक्टर के लिए है, क्योंकि पूरी जो क़यादत बनाई गई है मरकज के ले से पंजाब तक, उसमें शहबाज शरीफ साहब माइनस है और हमजा का एक डमी रोल रखा गया है
सिर्फ एक आई वाश के लिए। और एक बात और, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक और बात, 100 के मुझे समझ नहीं आ रही, करीब, मैं ख्वाजा बहुत बड़ी आसिफ खबर साहब बता का- रहा हूं, 100 के करीब नून लीग के अरकान 100 के करीब कमोबेश हो सकते हैं। वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर वो नून लीग से अलहदा होने के लिए आपस में राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि उनको समझ आ गई है कि शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ जो फैमिली आपकी है वही बात हो गई ना। दोबारा ये अपने आप को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, और ये बाहर भागने के चक्कर में हमें कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। उन्होंने अपना फैसले के लिए नहीं, ये आपस में राब्ते शुरू आपने कर जिन दिए। 100 के करीब अरकान की आप बात कर जी, रहे हैं, बिल्कुल। ये जिन 100 के करीब अरकान की आप बात कर रहे हैं, ये वो अरकान तो नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं। बस या आप फिर जो उनके भी narrative समझ लें, को लेकर इससे चलना आगे चाह मैं रहे नहीं थे। बोलना चाहता, इससे मैं आगे नहीं बोलना चाहता, आपको समझ ये तो फिर वही सबको बात आ होगी गई ना है। जो कल मैं बोल रही थी सैरिश- कि ग्रुप तो है ऐसा कि जो कि शहबाज शरीफ साहब के नैरेटिव को सपोर्ट करता है, मियां साहब तो के इस बस narrative को यही नहीं मसला करता। है। आज ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहे थे कि ये नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ उससे बाहर नहीं जा सकते। 100 बंदे जो है ना ग्रुप, अब वो किसका बयानिया नून लीग के अंदर वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ मामला जो है ना ये बड़ी आगे तक मामला जा रहा है, क्योंकि उनको पता लग जी गया है। बाबर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर देखा जाए तो एक क्लियर डिवाइड पीएमएलएन के दरमियान नजर आ रही है। एक वो लीडरशिप है जो सेक्रेटेरिएट की बड़ी लीडरशिप है, जो कि नवाज शरीफ की लॉयल है और वो नवाज शरीफ का बयानिया आगे लेके चलना चाह रहे हैं। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, कौमी असम्बली का ताल्लुक है, वहाँ पर ज़्यादातर जो लीडर्स हैं, जो बड़े लेवल के लीडर हैं, वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ मुतफिक हैं। लेकिन अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए, पंजाब असम्बली में मेजॉरिटी अरकान जो हैं, जो उन्होंने पिछले 10 साल शहबाज शरीफ के साथ काम किया है, और उनकी एक मेजॉरिटी है जो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ और हमजा मुतफिक के साथ थी, as और compared to हमजा के मरियम। साथ वो लॉयल है। तो एक डिवाइड तो नज़र आ रही है। मैं आज खुद 2 दिन पंजाब असम्बली में जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिबेट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल है कि अगर हमने शहबाज शरीफ का बयानिया छोड़ दिया तो जो मुस्लिम लीग नून है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी। लेकिन जो फेडरल नेशनल असम्बली में ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि अगर हमने जेल में ही रहना है तो फिर हम अपने बयानियों को कम्प्रोमाइज़ ना करें। हो सकता है कि बिलावल के साथ अगर हम खड़े हों तो गवर्नमेंट पे और अदारों पे प्रेशर मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। यही अप्रोच मरियम की है, यही अप्रोच नवाज शरीफ की है, क्योंकि वो सिर्फ उनका जो मकसद है वो ये है कि किसी तरह से उनको रिलीफ मिले और वो लंदन जा सकें, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार इसके है। लिए थोड़ा सा और डॉक्टर ये जो साहब, सारी चेंजेस आप- हुई है, ये सारी चेंजेस के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो सिर्फ ये है कि एक दफा फिर नवाज शरीफ के बयानियों को स्ट्रांगली सामने क्योंकि लेके उनको आया बाहर जाए, नहीं भेजा गया। अदारों पे प्रेशर डाला जाए ताकि कोई ना कोई रिलीफ की सूरत निकल सके। आने वाले दिनों में यहाँ तक सैरिश आपको चलें, 5 आप रिलीफ तस्वीरें की सूरत की बात 5 कर रहे हैं, तस्वीरें आपको नजर आ सकती रिलीफ हैं की एक सूरत पोस्टर की में। बात कर रहे हैं। एक मिनट असद साहब, जी, जी। मैं आपसे बिल्कुल ये पूछूंगी, आपने रिलीफ की बात की है, इदारों को प्रेशराइज किया जाए, ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन सर दूसरी जानिब आप चेयरमैन नैब का मौक़िफ़ भी तो देखें ना। वो तो अभी भी वही बात कह रहे हैं कि भाई हम लोग बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग जो लोग करप्शन कर चुके हैं माजी में या करप्शन कर रहे हैं उनको नैब की जानिब से सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है केसेस का भी उनसे पूछगछ भी होगी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर हम अमल पैरा हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही बातचीत किया है सारी सूरत हाल पर। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो तो किसी किस्म का होने नहीं वाला। रिलीफ मुझे नहीं लगता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म बारहा ये कह चुके हैं कि नहीं मिलने वाला। चेयरमैन नैब का मौक़िफ़ आपके सामने है। चेयरमैन नैब असल में सिनेरियो में कह क्या रहे हैं, उनका पैगाम है क्या? हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसी रिलीफ की। और दूसरा देखिए, मैं इसके बाद जो पॉइंट उठाना चाह रही हूँ ना वो ये है कि रिलीफ यानी कि एनआरओ कोई डील, तो वो कैसे मुमकिन है? कानूनी मामलात में ये लोग उस तरीके से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, ये मजबूत नहीं, इनकी गिरफ्त नहीं है उतनी मजबूत। और अगर आप दूसरे मामलात देख लें तो दोनों का मौक़िफ़ चेयरमैन नैब का भी और वज़ीर-ए-आज़म का भी आपके सामने है। वहाँ से भी किसी भी किस्म के सुकून की या रिलीफ की तवक्को मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। आप पहले मौक़िफ़ सुनिए चेयरमैन नैब का, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये है चेयरमैन नैब का पैगाम। सारे पाकिस्तानियों के नाम, अपोजिशन वाले हों या फिर हुक्मरान। किसी के ज़हन में ये ख्याल न रहे कि जी नैब दरगुजर से काम लेगा या नैब अपनी आंखें चुरा लेगा। वो दौर गुजर गया
जबकि इन कामों को देखने के बाद आंखें बंद कर ली जाती थी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब के इकदामात का दिफा किया। वहीं अवाम के माल पर डाका डालने वालों को बुरे अंजाम से बचने का तरीका भी बता दिया। अब भी आपके पास वक्त है कि आप बाइज़्ज़त तरीके से लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दें। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुखातिब तो कोई और था, लेकिन वो सुनाते किसी और को रहे। इन दिनों में बहुत से अफलातून पैदा हो गए हैं, बकरात और सकरात पैदा हो गए हैं, जिन्होंने नैब का कानून नहीं पढ़ा, आइन नहीं पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद वो ये ज़रूरी समझते हैं कि वो तनकीद ज़रूर करें। चेयरमैन नैब ने लगे हाथों आसिफ अली जरदारी को जवाब दे दिया, जिनका कहना था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते, वो गलत कहते हैं। उनको कहना ये चाहिए कि जी नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। जो लोग नैब कवानीन को काला कानून कहते हैं, जस्टिस जावेद इकबाल उनके किरदार पर भी सवाल उठा गए। हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है, कोई ये नहीं बताता कि इसमें काला कौन सी जगह पे है। आप ये बताएं कि अगर आपके ख्याल में ये काला कानून है, हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज आती रहीं, मुख्तलिफ लोग यहाँ हुकूमत करते हैं, 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल, आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आपने सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि दूसरों पे लागू था। जब आप पे लागू हुआ तो आपने कहा जी ये काला कानून। काला कुन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में चेयरमैन नैब ने करप्शन करने वालों को आखिरत के अंजाम को याद रखने का मशवरा भी दे डाला। जब आप जाएंगे तो आपके पास सिर्फ चंद गज कफन का कपड़ा होगा। जो एहतसाब करने वाला इदारा है उसके चेयरमैन की गुफ्तगू आपने सुन ली। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि भाई बेहतर ये कि शराफत से जो कौम का पैसा लूटा गया है वो आप वापस कर दें, और दूसरा जो करप्शन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो नैब को काला कानून कहने वाले हैं, काले हाथ तो उनके जिन्होंने इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। खैर मुझे ये बताएं, इसमें जो पॉइंट रेज होता है, मैं आपसे असद खरल साहब ये जानना चाह रही हूँ, नैब का जो सारा मामला है, देखें आपने अभी बात की कि कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए, एनआरओ नहीं मिलने वाला। अगर प्री बार्गेन की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है वही फिर एक रिलीफ रह जाता है, क्योंकि इससे पहले हुकूमती वज़रा भी कहते रहे हैं पैसे दें जान छुड़ाएं। हमारे चेयरमैन नैब भी बोल रहे हैं कि भाई शराफत से कौम का पैसा लूटा गया, वापस करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये जो पैसा वापस करना है, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस, कि यानी कि आप ये मान रहे हैं कि भाई वाकई आपने लूटमार की थी और आप ये पैसा वापस कर रहे हैं। फिर ऑब्वियसली इसकी परसेंटेज भी है कि 60% हुकूमती ख़जाने में मेरा ख्याल आ जाता है, 30% आपके अपने पास रहता है और 10% आई थिंक नैब के पास रहता है कमीशन उनका। आप ज़रा इसको एलेबोरेट करें, ये जो सारा मामला है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये प्री बार्गेन हो जाता है या फिर कोई डील हो जाती है, दैट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने चोरी की है, उससे फिर सियासी मुस्तकबिल भी आपका दाव पर लग सकता है। सारिश, आपने थोड़ा सा जो एलेबोरेशन की है, थोड़ा सा उसमें अगर आप माइंड ना करें तो माज़रत के साथ जो ये परसेप्शन है ना, कर दें कुछ अगर उस पे ठीक नहीं है। 10% जो नैब कमीशन ले लेता है वो ऐसी बात नहीं है। ये जितनी भी रिकवरी होती है गवर्नमेंट के खजाने में जाती है, या चीटिंग पब्लिक एंड लार्ज के जो मामले में उसमें जो विक्टिम्स होते हैं उनके पास जाता है पैसा। अभी आपने देखा रिसेंटली 1 अरब रुपया जो नवीद अकरम से रिकवर हुआ था, उसमें मुतलका जो महकमे थे ईरा और पंजाब की जो हुकूमत है उनको उतना शेयर जो है दे दिया गया। नैब उसमें कोई कमीशन नहीं रखता। दूसरी जो आपने बात की है, अगर इजाज़त दें तो मैं इमरान खान साहब के हवाले से वन लाइनर कर दूं, क्योंकि उनके हवाले से भी आ गई है बात इसमें। एक तो चेयरमैन नैब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आपको जो लूटा हुआ माल है वो वापस करना पड़ेगा और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने एक तो सदारती जो सिस्टम है उस हवाले से जो एक रूमर्स थी उनको उन्होंने मुस्तरद किया है। फिर उन्होंने कहा है कि वफाकी कबीना में मजीद रद्दोमल। ये सारिश बिल्कुल ठीक है। एक तो असद उमर साहब की वापसी का उन्होंने कहा, जाएंगे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे इस मैटर को। हाँ, असद उमर का उन्होंने हवाला दिया कि वो वापस आ रहे हैं। जो आपसे बात करना चाह रही थी, मैं कह रहा हूँ अदालती मामलात में तो आप देखें ना कि ये लोग अपना दिफा नहीं कर पा रहे। बाबर साहब, सैरिश में जो सबसे अहम चीज़ है, जो चेयरमैन नैब ने जो बातें की हैं, इनका बयानिया और इमरान खान का बयानिया एक ही है।
इमरान मैं खान कहना साहब जो है वो भी यही बात बिल्कुल। करते हैं कि अगर कोई PMLN या पीपल पार्टी कोई रिलीफ लेना चाहती है तो जो कवानीन के अंदर जो चीजें सहूलतें उनको मौजूद है उसको अवेल करें। अगर वो डील करना चाहते हैं तो वो फिर कवानीन के अंदर रह के करें। नवाज शरीफ पहले तो ये माने कि उन्होंने करप्शन की है, उसके बाद नैब के साथ बैठे और जो उन्होंने पैसे देने हैं वो एक कानून के तहत प्ली बार्गेन जो है वो एक बाबर कानून साहब, मैं मौजूद यही है, तो आपसे उसके जानना तहत चाह ये रही हूँ ना पैसे जमा बाबर साहब। करवाएं। देखें बाबर साहब, देखें हमजा शहबाज और मरीम नवाज जो कि मेरा ख्याल पार्टी को लीड करना चाह रहे हैं, इनके आपस के इख्तलाफात भी हैं, जाहिर सी बात है दो धड़े हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर कोई इस किस्म का सिस्टम होता है, बन जाता है कि ये प्ली बार्गेन करते हैं या फिर आपस में ये कोई डील करने की कोशिश करते हैं हुकूमत के साथ या इदारों के साथ, ये जो भी चीज़ होगी, तो सर ये फिर मान नहीं लिया जाएगा कि हाँ भी वाकई हमने करप्शन की है और हम पैसे देने को तैयार हो गए, तो इस तरह तो इनका सियासी मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। और आप पहले ही देखिए कि शरीफ की आदत पीछे हटती जा रही है और सीनियर रहनुमाओं को आगे किया जा रहा है। यही तो सारा इशू है कि PMLN जो है वो ये चाहती है कि जो भी डील होनी है, जो भी NRO होना है वो ढके छुपे अंदाज में हो। अच्छा बाबर साहब, थोड़ा सा मुआवजा के साथ मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि मुझे क्विकली ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज की बात हो रही थी। अगर प्ली बार्गेन होता है, किसी भी किस्म की डील होती है, दैट मीन्स कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने चोरी की है या कौम का पैसा लूटा है, लिहाजा वापस करने पर आप आमादा हो गए हैं। इस हवाले से बात होती है और ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म भी ये बोल रहे हैं कि भाई अपोजिशन की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं हरगिज़ किसी को NRO नहीं दूंगा। उन्होंने कहा चाहे कुर्सी चली जाए, NRO किसी को नहीं दिया जाएगा। हम अदालतों की और नैब की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा जो होगा वो कानूनी तरीके से होगा। और अगर कौम का पैसा वापस करना है तो फिर नैब एक इदारा मौजूद है, एहतसाब का इदारा है, अगर प्ली बार्गेन की ऑप्शन मौजूद है वो की जा सकती है। तो बाबर डोगर साहब, आप अपनी बात कर रहे थे, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। एक तरफ तो वज़ीर आज़म का ये बयान भी आप देख लें जहाँ उन्होंने आज ये इंदिया दिया है कि भाई जो वफाकी काबीना से मज़ीद तब्दीलियों का इशारा दे दिया है और सदारती निज़ाम के वाले तमाम अफवाहों को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वहीं उन्होंने ये बात भी की है। देखिए सैरिश, जो चेयरमैन नैब बात कर रहे थे वही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है कि अगर आप करप्शन की है तो जो वाहिद रास्ता अवेलेबल है वो कानूनी रास्ता है। कानूनी रास्ता ये कि आप करप्शन को माने, आप ये माने कि आपने ये लूटा हुआ माल जो था ये करप्शन की है ये सारी, और उसके बाद लीगली वो पैसा वापस करें और आप अपनी चिटलें क्लियरेंस और चले जाएं। लेकिन जो असल इशू है शरीफ फैमिली का, वो लीगल तरीके से इस केस को हैंडल नहीं करना चाह रहे। वो ये चाहते हैं कि उनको क्लीन चिट भी मिले और वो अपनी करप्शन जो है उसका इतराफ़ भी नहीं करें और एक सर्टन अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को दे के अपनी जान छुड़ा लें। ये एक तरह का NRO है जो कि पर्दे के पीछे चुप करके पैसे दे, क्लीन चिट ले और कौम को पता भी ना चले कि इन्होंने कोई करप्शन की है और वो साफ सुथरे होकर दोबारा कौम के सामने आ जाएं। इस चीज़ को इमरान खान रजिस्ट कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो भी मामलात हैं वो नैब में कानूनी तरीके से चलें। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, चाहे वो बिलावल भुट्टो हैं, चाहे मरियम हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं, वो अब गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और प्रेशर सिर्फ ये है कि उनको क्लीन चिट दी जाए, खामोशी से, खुफिया हाथों के ज़रिए, अदारों के ज़रिए कोई ऐसी डील की जाए, कोई ऐसा NRO किया जाए कि उनका गुनाह भी छुप जाए, करप्शन भी के इशूज़ भी सामने ना आए और खामोशी से उनको एक क्लीन चिट मिले और कोर्ट जो है उनको बरी करे और वो आराम से पाकिस्तान की सियासत में दोबारा लूटने के लिए दोबारा से तैयार हो जाएं। इसी चीज़ को इमरान खान साहब रजिस्ट कर रहे हैं, इसी चीज़ को इमरान खान साहब रोक रहे हैं और यही बात चेयरमैन नैब भी कर रहे हैं। सही। अच्छा असद खरल साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि देखें केसेस आपके सामने है, शाहिद खान अब्बासी साहब को ओहदा दे दिया है, वो अब सीनियर नायब सदर हैं, मरीम नवाज नायब सदर हैं, तो ये अब इस तरह ख्वाजा आसिफ को भी एक ओहदा दे दिया गया है, उन पर भी नैब के केसेस चल रहे हैं, वो भी अभी सवालात के जवाब देने की चक्कर में लगे हुए हैं।
तो ये जो शरीफ की आदत है वो पीछे हुई है, लेकिन जो लोगों को उन्होंने आगे किया है वो भी आपको पता है कि इतने कुछ उनके लिए भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। वो भी पेशियां भुगत रहे हैं, वो भी जाते हैं, मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं और आ भी रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि सारी सिनेरियो में आपको क्या समझ आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि डील, आपने पहले बताया कि भी ऑफ़र दी गई है, हो सकता है आप डील हो जाए, लेकिन वो मामला वहाँ पर रुक गया है। अब जब अदालतों से इनको सेटबैक का सामना करना पड़ा है कि इनकी दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं, तो अब ये कौन सा रास्ता चूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या वो आपको लगता है मामला आगे चलेगा? सर जो मैं बात की है, डोगर साहब ने उसी को इंडोर्स किया है, हम उस बात पे कायम हैं कि ये पैसे भी देना चाहते हैं, पाकिस्तान का जो लूटा हुआ माल है वो वापस करना चाहते हैं किसी बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान में। इनकी ये शराइत है, कौम को पता ना बाबर लगे। रवान साहब आज यही कह रहे थे, मैं बाबर रवान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि छोटे मियाँ साहब पहले बाहर जाके बैठ गए हैं, बड़े मियाँ साहब की कोशिश ये थी कि उनको जहाँ से ज़मानत मिले और वो भी लंदन जाके बैठ जाएं और ये वहाँ पर सारे इकट्ठे हों और उसके बाद वहाँ बैठ कर के मुशावरत की जाए और सोचा जाए कि अब आगे करना क्या, हिकमत अमली तैयार की जाए। तो वो तो अभी इसमें कामयाब नहीं हो पाए कि मेरा ख्याल है कि अब 7 मई के बाद वो तो बहुत दूर की बात है ना। तो अब वो जो मामला रुका था वो वही आगे चलेगा नहीं चलेगा, होगा क्या? उसी पे मैं आना चाह रहा हूँ सैरिश। बात ये है कि पर्दे के पीछे जो पैसा देना चाह रहे थे ना, इमरान खान साहब उसके ऊपर रजिस्ट कर रहे हैं और इनके इदारे भी रजिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है और ये सारी क़यादत तब्दील हुई है। ये खामोशी क्यों बैठे थे, ये क्यों बयानियाँ खामोश करके बैठे थे? इसलिए कि इनको ये यकीन था कि हमारा पैसा भी हम दे देंगे, पता भी नहीं चलेगा कौम को, गिल्ट भी एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर कैटेगरी कहा है कि नैब और अदालतें आज़ाद हैं और हम किसी एनआरओ को दबाव की उन्होंने बात की है उसकी ये डिनाइल नहीं कर रहे। अब मामला यह है कि जो जरदारी साहब और जो बिलावल साहब है वो भी तो केसों को सियासी बनाने कर रहे हैं ना। लेकिन एक बात अगली मैं बता दूं सारिश, एक अहम बात जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मरियम साहिबा ये क़यादत और बयानिया नवाज शरीफ साहब का, इसके साथ अब जरदारी साहब और बिलावल साहब साथ नहीं देंगे। ये आपको मैं शॉकिंग खबर दे रहा हूँ। मे भी 1-2 दिन के लिए आपको बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम साहिबा, उसके बाद फजल रहमान साहब, मरजूर पश्तीन साहब 1-8 दिन के लिए शायद इकट्ठे फ्रेम में नजर आ जाएं या शायद वो ना आए। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि नवाज शरीफ साहब के इस बयानिया के साथ, मरियम साहिबा के इस बयानिया के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब भी नहीं खड़े होंगे। क्यों? कि उनको पता चल गया है कि जब इनका मसला होता है, वो उनको पता है कि जब इनका मसला होता है, ये जरदारी साहब को नवाज शरीफ मिलते नहीं है। फजल रहमान साहब बीच में तरले करते रहे, बिलावल साहब खुद जाके जब इनको रिलीफ मिल रहा होता है उस वक्त तो मिलते भी नहीं है। अब रिलीफ से मिल गया ठिंगा, अब मिल गया जवाब। अब अगर ये कहेंगे कि बिलावल के कंधों पे बैठ के उनके साथ कंधा कंधा मिला के ये चले, मरियम बिलावल मूव करें, अब वो भी इतने बेवकूफ नहीं है, वो अपनी डील बनाने की कोशिश करेंगे। आज बड़े पैमाने पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी की गई है। हाँ, आज एक और बड़ी अहम बात है, देखें गवर्नर स्टेट बैंक जो तारक बाजवा साहब हैं, उनको तब्दील बिल आकर 8-9 माह बाद ख्याल इनको आ गया। जो इसहाक डार साहब के माशाल्लाह करीबी थे, शहबाज शरीफ साहब के पंजाब में सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, फेडरल गवर्नमेंट में रहे, गवर्नर स्टेट बैंक तबाही की उन्होंने, और डॉक्टर जहांजेब साहब जो 56 कंपनियों को सारा गदर मचा पंजाब के अंदर, जो लूट मार मची, पीएनडी के चेयरमैन थे। 8 महीनों में शोर मचाते रहे कि इस बंदे के होते हुए ये शहबाज शरीफ का चहीता आदमी है जहांजेब खान, ये वो आदमी है जो अभी तक जाती उमरा में आता था और इनसे मिलता रहा है। वो एफबीआर के चेयरमैन थे, 3 साल चेयरमैन पीएनडी, 3 साल वो सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब, 3 साल वो सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब की 56 कंपनियों के सारे मंसूबे उनके हाथों से लगे थे। साहब आपका प्रोग्राम हमारा देखा भी जाता है और उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि जो बात हम प्रोग्राम में उठा रहे हैं, आईजी की हमने उठाई, हमने कैप्टन फजील अस्करी की उठाई, असदुल्ला फैज की उठाई, जहांजेब की उठाई, गवर्नर स्टेट बैंक की उठाई, तबादलों के हवाले से बात की। हमारा आपके दोस्त डॉक्टर राहील साहब भी बेचारे दर बदर अब तो हो रहे हैं। डॉक्टर साहब इस तरह ना करें, कहां से आपने उठाया और कितनी तब्दीलियां उनकी हो चुकी हैं और उनको क्या आप चाहते हैं। अब सारी एक और बात, हम क्रिटिक तो हैं। अच्छा सही है, ये एक और बात अहम बात, ये पॉइंट उठाए, एक हाँ हमारा प्रोग्राम देखा जाता है और उसको एक्नॉलेज करते हैं सारे लोग। अच्छा, अब सारे एक बड़ी अहम बात जो हम बार बार उठाते थे कि लेजिस्लेचर पब्लिक के लिए क्या हो रहा है। इमरान खान साहब ने 6 जो कानून है बिल, एक लाइन का, जो उन्होंने कहा है कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन एक्ट, जिसके बारे में सारे से हमने अपील की थी पूरी कौम से कि सरकारी इदारों में यानी करप्शन से पर्दा उठाएं, इनाम और तहफ़्फ़ुज़ पाएं, 20% इनाम। अब बेनामीदार किस तरह बाहर निकल के आएंगे कि सरकारी इदारों में करप्शन और बदनवानी की निशानदेही करने वाले शहरियों को जानी व माली तहफ़्फ़ुज़
और लूटी की रकम का 20% बतौर इनाम दिया जाएगा। अब ये फेडरल सेक्रेटरी, प्रोविंशियल सेक्रेटरी, ऑटोनमस बॉडी, कॉर्पोरेशन, सही। मिनिस्टर के बेनामी है, उनको 20% जायज हलाल पैसा भी मिलेगा, नाम भी सिगा राज में रखा जाएगा। और वो सही। अब खसूसी प्रोग्राम में विरासती जायदाद सारिश बड़ा अहम मामला था। खवातीन जो अदालतों में लोगों को धक्के खाने पड़ते थे अमवात के बाद जानशीनी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, अब विरासती जायदाद की मुंतकिली आसान और यकीनी, सिर्फ आप जाएं कंप्यूटराइज जानशीनी सर्टिफिकेट, सिर्फ 15 दिन में नादरा से पैसों का वक्त का ज़िया खत्म। उसके बाद आ गया खवातीन के लिए, आपके लिए खवातीन के विरासत असूल के लिए, खवातीन की कब्जा शुदा जायदाद छुड़वाने के लिए वफाकी मोतसब के इख्तियारात में इजाफा बगैर पासों के। फिर जो 24 महीनों में मुकदमे का फैसला। मैं थोड़ी सी असल में बात करना चाह रही थी, जी थोड़ी सी जो मैं असल में बाबर साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आज वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया है कि वुज़रा जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे उनको तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कि मजीद तब्दीली का जो उन्होंने इशारा दिया है। कहा जा रहा है कि वुज़रा को परेशानी लाहक हो गई है कि हमारी कुर्सी ना हाथ से निकल जाए। कोई खबर है आपके पास किस किस की कुर्सी मजीद जाने वाली है? दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि असद उमर साहब को दोबारा कोई पोर्टफोलियो मिलने वाला है, इसका भी उन्होंने इशारा दिया है। खबर है कोई आपके पास अंदर से? फिलहाल तो कोई खबर ऐसी नहीं है कि कौन से मिनिस्टर जा रहे हैं या कोई अंदर की खबर नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग दी गई है तमाम मिनिस्टर्स को कि अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करें, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है। यहाँ जहाँ तक ये कहना कि अभी कोई मिनिस्टर उड़ जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई मिनिस्टर उड़ेगा, लेकिन ये उनको एक वार्निंग दी गई है फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए। सही, चले अच्छा थोड़ा सा आप पंजाब की बात कर लेते हैं। खरल साहब, ये मोनिस सलाई साहब ने जो आज तनकीद की है बल्दियाती निज़ाम पर, उनके हालांकि पीटीआई के इत्तेहादी हैं वो बोल पड़े हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि जो केपीके में निज़ाम इनका फ्लॉप हुआ है वो पंजाब में कॉपी पेस्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, और जिस पर जो अरकान है हुकूमती उनकी जानिब से कहा गया कि जब इस बिल पर मुशावरत हुई है तो काफ लीग साथ मौजूद थी, तो मोनिस सलाई पता नहीं किस चक्कर में तनकीद कर रहे हैं। ये मामला क्या है, ये क्यों वो तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने तबाही करार दिया इस बल्दियाती निज़ाम? सैरिश, आपको हमेशा पता है कि चौधरियों के हवाले से अगर बात की जाए तो बल्दियाती सियासत के हवाले से अगर पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा अगर किसी का एक्सपीरियंस है या उस पर सीनियरिटी है या अथॉरिटी है तो वो चौधरी बरादरन को कहा जाता है। मोनिस सलाई साहब से हमने बात जो की है ना वो बड़ी सेंसिबल है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि 24,000 विलेज काउंसिल्स हैं और पंचायत भी उसमें है, और उसके बाद जो मुख्तलिफ टीयर्स इन्होंने बनाए हैं। अब मामला यह विलेज काउंसिल्स हैं, पंचायत काउंसिल्स हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, 4,000 यूनियन काउंसिल, 24,000 विलेज काउंसिल और पंचायत भी इसमें होंगी। इंतजामी अखराजात जो इसमें है 6 गुना एक तो इजाफा होगा, क्योंकि सूबा पंजाब बहुत बड़ा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की तादाद बहुत ज़्यादा है। सूबाई असम्बली के हल्कों की, कौमी असम्बली के हल्कों की, और यूनियन काउंसिल की, और आगे जो टीयर उन्होंने बनाया विलेज और मल्ला, 8 अरब रुपया तो कि पंजाब बड़ा सूबा है, केपीके छोटा सूबा है, इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। लेकिन जो निजाम है उनकी राय के मुताबिक मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे एक बात बताएं कि इनके वालिद साहब ने आउट ऑफ टर्न इस बिल को लिया, जब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और आउट ऑफ टर्न इस बिल को लिया। उस दिन इसमें पेश नहीं होना था लेकिन आउट ऑफ टर्न लिया गया। इनकी पार्टी के 10 बंदों ने इस बिल को वोट किया है, तो उस वक़्त ये रजिस्ट करते, उस वक़्त ये अपने तफजा देते। ये कैसा चांस एंड कोइंसिडेंस है कि ये कल रात को ये ट्वीट हुआ, सुबह जो परवेज लाई हैं वो लंदन चले गए हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ कि वो लंदन चले गए हैं परवेज लाई इस टाइम। परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन दोनों इस टाइम लंदन में हैं, शहबाज शरीफ भी लंदन में है, और मोनिस सलाई जो है वो ट्वीट कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ, जिसको राजा बिचारत ने पेश किया, पंजाब गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया। तो चीजें बड़ी गिमिक्स के लिए बड़ी तो पीटीआई से उनका तल्लुक है ना, काफ लीग के बंदे में गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन सैरिश इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि मोनिस सलाई को अभी तक फेडरल मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इमरान खान की स्ट्रॉन्ग रेजर्वेशन है, और परवेज लाई चौधरी शुजात के बारे में ये र्यूमर है कि उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, तो परवेज लाई का वापस जाना, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग से मुलाकात करेंगे या ऐसी बात मैं नहीं समझता। अच्छा चलें, खरल साहब और बाबर साहब, आज अपनी तो कुछ बात कर लेना, बिल्कुल अब टाइम खत्म हो गया है। आज सहाफ़ियों का अब आलमी दिन है, यौम सहाफ़त आज मनाया जा रहा है, और सहाफ़ी आज भी बेसहारा हैं। किसी तरह के भी हालात हो, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात की जाए, सहाफ़ी जो है वो अपना उसका कलम वैसे ही चलता रहता है, उसी धुन में वो अपना काम करता रहता है, लेकिन उसका तहफ़्फ़ुज़, उसके ऊपर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है।
तो हुकूमत जिससे बाकी अवाम की बहुत सी तवक्कुआत है, वैसे सहाफ़ियों की बड़ी तवक्कुआत है, कुछ नज़र करम उन पर भी किया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ इस्लाहात की जाए, कोई बिल पेश किया जाए, ये हम इस मौके पर गुजारिश करेंगे। उनके 799 केसेस 2002 से अब तक तशद्दुद के, कत्ल के, अगवा के रिपोर्ट हुए सहाफ़ियों के सिर्फ पाकिस्तान में। तो लिहाजा इस आलमी दिन के मौके पर हम ये कहेंगे कि सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये हुकूमत कुछ ना कुछ ज़रूर करे। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर से मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।